सोचिए 26 जनवरी 1950 का दिन। सिर्फ 21 तोपों की सलामी की गूंज नहीं थी वो गूंज थी एक नए राष्ट्र की तकदीर की, जो उसी दिन लिखी जा रही थी। भारत को एक संप्रभु लोकतंत्र गणराज्य घोषित किया गया और बस वहीं से एक नए युग की शुरुआत हुई। और पता है ये शब्द किसके थे? ये थे भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं था, नहीं, ये तो करोड़ों भारतीयों के आने वाले कल की, उनके भविष्य की नींव थी। लेकिन हम सब ये जश्न तो मनाते हैं, पर क्या कभी ये सोचा है कि इस एक दिन के पीछे कितनी लंबी, कितनी मुश्किलों भरी यात्रा रही होगी? तो चलिए आज उसी कहानी में उतरते हैं, समझते हैं कि कैसे एक पूरे राष्ट्र ने मिलकर अपनी किस्मत, मतलब अपना संविधान, खुद अपने हाथों से लिखा। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलिए चलते हैं पहले विश्व युद्ध के ठीक बाद के दौर में। वो समय था जब भारत की गलियों में स्वशासन की मांग एक छोटी सी चिंगारी से बढ़कर अब एक आंदोलन बन रही थी। देखिए, पहले विश्व युद्ध में हमारे हजारों सैनिकों ने ब्रिटेन के लिए अपनी जान तक दे दी। उम्मीद बस एक ही थी कि शायद इसके बाद हमें आज़ादी की तरफ कुछ कदम बढ़ाने दिए जाएंगे। पर मिला क्या? मिला 1919 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। और ये एक्ट आज़ादी तो क्या, अपने साथ और भी ज़्यादा पाबंदियां लेकर आए। और पता है, इसमें एक बड़ी चालाकी थी। एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहते थे दोहरी शासन प्रणाली। सुनने में बड़ा फैंसी लगता है ना? पर इसका मतलब ये था कि स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे विभाग तो दे दिए भारतीय मंत्रियों को, लेकिन असली पावर, मतलब सेना, रक्षा, विदेशी मामले, वो सब वॉइसरॉय ने अपने ही पास रखी। मतलब एक तरह से बस दिखावा था सब। तो ये जो टाइमलाइन हम देख रहे हैं ना, ये उस संघर्ष की पूरी कहानी बयां करती है। एक तरफ अंग्रेज नए नए कानून ला रहे थे और दूसरी तरफ हम भारतीयों का विरोध और तेज होता जा रहा था। हर एक घटना, हर एक एक्ट संवैधानिक बहस को एक नई शक्ल दे रहा था और धीरे धीरे एक बहुत बड़े बदलाव के लिए जमीन तैयार हो रही। तो अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जब भारतीयों ने तय कर लिया कि अब और इंतजार नहीं करना, अब अपना संवैधानिक ढांचा हम खुद बनाएंगे। यहीं से असली काम शुरू हुआ। अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भेजा था, जिसके जवाब में मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में तैयार हुई नेहरू रिपोर्ट। अब ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। ये पहली बार था जब हम भारतीयों ने एक साथ मिलकर अपने देश के लिए एक संविधान का पूरा खाका तैयार किया था। इसमें मौलिक अधिकारों की बात थी, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात थी, मतलब एक विजन था। और फिर आया 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हाँ, इसे भी ब्रिटिश सरकार ही लाई थी, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसकी कई कमियों के बावजूद इसने हमारे संविधान का वो ढांचा, वो स्ट्रक्चरल बेस तैयार किया जिस पर आज हमारे संविधान की पूरी इमारत खड़ी है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे सबसे अहम पड़ाव पर, संविधान सभा का बनना। अब बात सिर्फ संविधान की मांग करने की नहीं रह गई थी, अब बात थी उसे हकीकत में बनाने की, लिखने की। तारीख याद रखिए, 9 दिसंबर 1946। जगह थी नई दिल्ली का कॉन्स्टिट्यूशन हॉल। यहीं पर हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई। हाँ, ये सच है कि मुस्लिम लीग ने इसका बाइकॉट किया, लेकिन फिर भी 207 सदस्य वहां मौजूद थे। और उस दिन सभा के सबसे सीनियर मेंबर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी अध्यक्ष चुना गया। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही 11 दिसंबर को सभा को अपनी परमानेंट लीडरशिप मिल गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। उनके साथ 2 उपाध्यक्ष और एक संवैधानिक सलाहकार भी चुने गए। सोचे, इन लोगों के कंधों पर कितना बड़ा, कितना मुश्किल काम था। एक पूरे देश का भविष्य तय करना। 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जी हाँ, इतना लंबा वक्त लगा दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान बनाने में। ये आंकड़ा ही बता देता है कि कितनी असाधारण मेहनत और कितनी गहरी सोच लगी होगी इसके हर एक शब्द, हर एक कॉमा के पीछे। और एक और दिलचस्प बात, हमारे संविधान बनाने वालों ने सिर्फ अपने देश के बारे में ही नहीं सोचा, उन्होंने दुनिया भर के करीब 60 देशों के संविधानों को पढ़ा, उन्हें समझा, ताकि भारत के लिए जो सबसे अच्छा हो उसे चुना जा सके। मतलब प्रेरणा हर जगह से ली, लेकिन उसे ढाला अपनी भारतीय मिट्टी के हिसाब से। और ये थी वो कोर टीम, प्रारूप समिति। इनके ऊपर ही संविधान को आखिरी रूप देने का सबसे मुश्किल काम था। और इस टीम के कैप्टन, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिन्हें हम सब आज भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहते हैं।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारा संविधान सिर्फ कानून की एक किताब नहीं है, ये तो कला का भी एक बेजोड़ नमूना है। चलिए अब इसकी एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। तो देखिए, संविधान का पूरा टेक्स्ट तो तैयार हो गया था, लेकिन अब एक बड़ा सवाल सामने आके खड़ा हो गया। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को लिखेगा कौन? मतलब कौन इसे अपनी लिखावट से इतना सुंदर बनाएगा कि ये सिर्फ कानून की किताब न रहकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक विरासत बन जाए। इस खास काम के लिए चुने गए उस दौर के एक बहुत मशहूर सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उन्होंने इस ऐतिहासिक काम के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। उनकी बस एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर उनका नाम हो और आखिरी पन्ने पर उनके दादाजी का नाम। और ये शर्त मान ली गई। और देखिए ये दस्तावेज कितना खास है। इसे हाथ से एक बहती हुई इटैलिक स्टाइल में लिखा गया और हर एक पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस के गाइडेंस में अपनी कलाकृतियों से सजाया। ये कानून और कला का एक ऐसा खूबसूरत संगम है जो शायद ही दुनिया में कहीं और देखने को मिले। चलिए अब कहानी के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प सवाल पर आते हैं। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, तो फिर उसे लागू करने के लिए 2 महीने का इंतजार क्यों किया गया? मतलब 26 जनवरी की तारीख में ऐसा क्या खास था? इसका जवाब हमें मिलता है पूर्ण स्वराज के विचार में। बात है साल 1930 की। उस वक्त कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह आज़ादी की मांग की थी। ये उस जमाने में एक बहुत ही बड़ा और हिम्मत वाला कदम था। ये सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम की मांग नहीं थी, बल्कि आत्मनिर्भर बनने का एक ऐलान था। तो हुआ ये कि 1930 की उसी ऐतिहासिक तारीख यानी 26 जनवरी को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि संविधान को इसी दिन लागू किया जाएगा। तो इस तरह हमारे स्वतंत्रता संग्राम के एक बहुत बड़े दिन ने हमारे गणतंत्र दिवस को और भी गहरा मतलब दे दिया। तो सवाल वही है, आखिर एक राष्ट्र की नियति, उसकी किस्मत लिखने के लिए क्या चाहिए होता है? ये सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब नहीं है। ये तो दशकों के संघर्ष, अनगिनत बहसों और करोड़ों सपनों का नतीजा है। ये उस कमाल की सोच और मेहनत की कहानी है